डिस्कस करनी है। नंबर 1 जो है, आज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, कौन से ना करें, इनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। नंबर 2 जो है, हम जो चीज डिस्कस करेंगे कि रीजंस ऑफ फेलियर क्या है, इस एग्जाम में इतना ज्यादा स्टूडेंट फेल क्यों होता है। और नंबर 3, अगर पीछे हमारे पास टाइम बच जाती है कि ऐसे और कौन से एग्जाम्स हैं जिनमें CSS की प्रिपरेशन आपको हेल्प करती है, क्योंकि पूरे साल में बहुत से एग्जाम्स आ रहे होते हैं। आप इसी प्रिपरेशन से जो है वो उन एग्जाम्स को इजीली पास कर सकते हैं। वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आ रही। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नेट को देख लेता हूँ। चलें दोबारा से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि अभी थोड़ा आवाज का जो है वो इशू सॉर्ट आउट हो गया होगा। अच्छा, आज का लेक्चर प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए जो आपके पास एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट होनी चाहिए। हार्ड कॉपी में है तो ज्यादा बेहतर है, और अगर हार्ड कॉपी में नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी में भी हम लोग जो है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि सारी जो है वो ऑप्शनल की लिस्ट है। दूसरा वाल पॉइंट डेफिनेटली आपके पास होता है कि जो मैं चीजें आप लोग को बताऊं आप उसके ऊपर जो है वो नोट डाउन करते रहें सारी चीजों को। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं की सिलेक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने चाहिए, उनको सामने रख के आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फाइनल करें।
तो आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जरा उसका मुझे आंसर कीजिएगा कि जो लोग सीएसएस में टॉप करते हैं, जो टॉपर्स हैं, उनका रिटर्न में कितना स्कोर होता है? आउट ऑफ 1200 जो है वो कितना स्कोर लेके टॉप करते हैं? जरा मुझे मैसेज में रिप्लाई करें। $800, $700, $900। ठीक, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो आज तक जितने भी टॉपर्स आए हैं उनका रिटर्न में जो स्कोर है, जो मैक्सिमम आज तक किसी भी टॉपर ने लिया है वो 780 स्कोर लिया है, और वो 2017 का जो टॉपर था उसका 780 स्कोर था 1200 में से। और किसी भी स्टूडेंट ने जो मिनिमम स्कोर लेके टॉप किया है सीएसएस में वो 720 है। 2013 का जो टॉपर था उसका 720 स्कोर था 2013 का, और इवन ये जो 2021 का टॉपर है इसका भी जो रिटर्न में स्कोर है वो 720 की रेंज में ही है। इट मीन के जो लोग टॉप कर रहे हैं उनका स्कोर जो है वो रिटर्न में जो स्कोर ले रहे हैं 720 से लेके 780 की रेंज में ले रहे हैं। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें तो ये कितने परसेंट स्कोर बनता है आउट ऑफ 1200? 720 कितने परसेंट बनता है और 780 कितने परसेंट बनता है आउट ऑफ 1200? सेवन 720 जो स्कोर है वो 60% है 1200 का, जबकि 780 जो स्कोर है वो 65%। इट मीन कि अगर आप 65% ले लें सीएसएस में स्कोर तो आप टॉपर होंगे। अगर टॉपर ना भी हुए तो टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में तो फॉल कर जाएंगे। अपनी चॉइस का ग्रुप तो मिल जाएगा जिसमें आप जाना चाहते हैं। लेकिन सीएसएस में हर सब्जेक्ट आपको 60-65% स्कोर नहीं देता। सीएसएस में हर सब्जेक्ट आपको 60-65% स्कोर बिल्कुल नहीं देता। और स्पेशली जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं इसमें तो बिल्कुल भी 60-65% स्कोर नहीं आता। जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो एवरेज स्कोर आता है वो 50-52% स्कोर आता है। चाहे आप टॉपर हैं चाहे आप मेरिट में एंड के ऊपर है, कंपल्सरी सब्जेक्ट में जो आपका एवरेज स्कोर निकलेगा वो 50-52% निकलता है। जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जो स्कोर है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। टॉपर ने ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखे होते हैं जिनकी वजह से वो टॉप कर रहा है, उनमें इतना अच्छा स्कोर उसने लिया हुआ होता है कि वो टॉपर बना हुआ होता है। और जो मेरिट में एंड के ऊपर स्टूडेंट होता है उसका मसला सिर्फ ये होता है कि उसका कंपल्सरी में तो स्कोर होता है 50-52%, लेकिन ऑप्शनल में उसका इतना अच्छा स्कोर नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी एलोकेशन नहीं होती, या अगर एलोकेशन हो भी जाए तो किसी नीचे वाले ग्रुप में उसकी एलोकेशन होगी। इट मीन कि जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है वो बेसिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का स्कोर डिफरेंस क्रिएट करता है। मैं आपके साथ एक दो डीएमसी शेयर करता हूं, आपको वहां से ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस का आइडिया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल्स। अब यहां पर आपको दो डीएमसीज नजर आ रही हैं। एक है 2000, ये
20 की टॉपर है महीन, इसकी फर्स्ट पोजीशन थी ओवरऑल पाकिस्तान में 2020 की जो टॉपर है। अब इसके जो है स्कोर का आपको नजर आ रहा है कि इसका कंपल्सरी सब्जेक्ट में महीन का कितना स्कोर है, 335 आउट ऑफ 600। कंपल्सरी आपको पता है 600 के। और जो फहद ज़िया है उसका जरा स्कोर देखें कंपल्सरी में कितना है, उसकी पोजीशन 293 है और उसका कंपल्सरी में जो स्कोर है वो देखें, वो जो है उसका 329 है। अब कंपल्सरी में देखें टॉपर का भी 335 है और जो 293 पोजीशन के ऊपर है उसका 329 स्कोर है। कुछ डिफरेंस इनके दरमियान सिर्फ स्कोर का 6 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस है कंपल्सरी में। बाकी इनका कंपल्सरी में ऑलमोस्ट सेम है, 50, 52, 53% स्कोर बंद। लेकिन ऑप्शनल का इन दोनों का स्कोर देखें कि महीन ने ऑप्शनल में स्कोर लिया 423 और जो फाद ज़िया है उसने ऑप्शनल में स्कोर लिया 288। मैंने आपको जो बताया कि जो कंपल्सरी है उसमें टॉपर का भी ऑलमोस्ट उतना स्कोर होता है और जो मेरिट में एंड के ऊपर स्टूडेंट होता है उसका भी ऑलमोस्ट उतना ही। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन जो है आप स्क्रीन शेयर हो रही है, मैंने वो ये जो मार्कशीट्स आपको दिखाई हैं तो ये सिर्फ आपको जो मार्कशीट्स दिखाई हैं ये सिर्फ इस वजह से जो है आपको शो किए हैं कि आपको इम्पोर्टेंस का आइडिया हो जाए कि ऑप्शनल जो है वो कितने इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने आगे आपकी एलोकेशन में बड़ा मेजर रोल प्ले करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं, उन पॉइंट्स को आप माइंड में रख के ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। और वो पॉइंट्स कौन से हैं देखें, नॉर्मली जो है वो आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा या जिन लोगों ने टीचिंग की होगी उनको आइडिया होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो 2 टाइप्स का होता है। 2 ही मेन कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स की, 2 ही मेन टाइप्स हैं। पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट होता है जिसकी क्रैमिंग अच्छी होती है, जो चीजें याद अच्छी कर लेता है। सिंपल वर्ड्स में जिसका रट्टा अच्छा होता है। इस टाइप का जो स्टूडेंट होता है उसकी अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज भी होते हैं और वीक एरियाज भी। उसकी स्ट्रेंथ ये होती है कि उसको सिर्फ ये बता दिया जाए कि ये चैप्टर कर ले, इसमें से एक क्वेश्चन आना है, तो वो उस चैप्टर को ना भी समझ आया उसको प्रॉपर तो वो उसको अच्छी तरह याद कर ले। उसके बारे में। लेकिन इस टाइप का जो स्टूडेंट होता है उसका जो वीक
एरियाज होते हैं वो ये है कि इस टाइप के स्टूडेंट की जर्नल ऑब्जर्वेशन पुअर होती है, वो चीजों का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते, तो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। उसकी सिर्फ स्ट्रेंथ यही है कि वो चीजें याद कर ले और उसमें से आ जाए तो फिर वो पेपर को इजीली पास कर ले। लेकिन अगर खुद से लिखने वाला पेपर आ गया तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। जबकि सेकंड नेचर जो स्टूडेंट की है वो है कंसेप्चुअल स्टूडेंट। कंसेप्चुअल स्टूडेंट आप किसको कहते हैं कि वो स्टूडेंट जिसके पास अगर टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा भी मटेरियल है, कुछ पॉइंट्स भी पता है उसको, तो उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो एक 20 मार्क्स का आंसर बना लेता है, चीजों को एक्सपेंड कर लेता है, खुद से ऐड कर लेते हैं चीजें। इस टाइप का जो स्टूडेंट है उसकी जर्नल ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है, बेहतर होती है, चीजों को एनालाइज भी थोड़ा बहुत कर लेता है, पॉलिश करने की जरूरत है। तो ये दो मेन कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स की। आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। आप कंसेप्चुअल नेचर वाले हैं या क्रैमिंग वाले। और ये चीज आपको आपके अलावा कोई नहीं बता सकेगा। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप पीछे मैट्रिक, एफएससी, ग्रेजुएशन, एमएससी जो भी आपने डिग्री ली हुई है उसमें आप किस नेचर के स्टूडेंट रहे हैं। और अगर सपोज कि आप अपनी नेचर के अगेंस्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, मीन कि आप सपोज क्रैमिंग वाली नेचर है आपकी और आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं कंसेप्चुअल नेचर वाले, तो इट मीन कि आप अपनी नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उन सब्जेक्ट्स में सफर करेंगे। पहले तो उनमें फेल होने के चांसेस होंगे, लेकिन अगर पास हो भी गए तो उसमें कोई अच्छा स्कोर नहीं आ सकेगा, मार्जिन पे पास हो रहे। और ये भी ज़हन में रखिएगा चीज कि आप अपनी नेचर चेंज नहीं कर सकते। जो आपकी नेचर 16 सालों में डेवलप हो चुकी है उस नेचर को आप कैसे 5-6 महीनों में चेंज करेंगे। तो बेटर है कि जो नेचर आपकी डेवलप हुई है उसी के साथ ही इस एग्जाम में अपीयर हो, क्योंकि इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बहुत से ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो क्रैमिंग वाले स्टूडेंट को सूट करते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो कि कंसेप्चुअल स्टूडेंट को सूट करते हैं। जो क्रैमिंग वाले हैं वो कोशिश करें कि क्रैमिंग वाले सब्जेक्ट्स को उठाएं, और जो कंसेप्चुअल नेचर वाले हैं वो ये कोशिश करें कि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स को उठाएं। अपनी नेचर को चेंज करने की कोशिश ना करें, सिर्फ आप अपना टाइम जाया करें। और अगर सिर्फ ये बात आप फाइनल कर लें कि आपकी नेचर क्या है, आप किस नेचर के स्टूडेंट रहे हैं, तो बिलीव मी कि आपके 70 to 80% सब्जेक्ट ऑप्शनल जो है वो इसी बात पे फाइनल हो जाते हैं। क्योंकि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि क्रैमिंग वालों को सूट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि कंसेप्चुअल नेचर वालों को सूट कर। तो इसलिए उसी नेचर के साथ एग्जाम में भी ये फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन करते हुए। नंबर 2 जो पॉइंट
वो ये है कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से बहुत से ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस एक दूसरे में ओवरलैप करता है। एक पढ़ेंगे तो दूसरा आपको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी दूसरे सब्जेक्ट का 40% 50% ओवरलैप कर रहा हो। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 100% आपस में ओवरलैप करते हैं जिनका सिलेबस, कुछ ऐसे हैं जो 40% 50% ओवरलैप करते हैं। तो कोशिश करें वो सब्जेक्ट्स उठाएं जिनका सिलेबस एक दूसरे में कवर हो रहा हो, ओवरलैप कर रहा हो। अब इसका एडवांटेज आपको क्या हो, ये जो ओवरलैपिंग वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ये एक दूसरे के कंसेप्ट्स क्लियर करने में भी हेल्प करते हैं। ये एक दूसरे के कंसेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक आप एक सब्जेक्ट में सुपरफिशियली पढ़ते हैं, लेकिन वही टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट का मेन टॉपिक होता है और वहां पर आपने डिटेल में उस टॉपिक को कवर करना होता है। तो एक दूसरे के कंसेप्ट्स में हेल्प करते हैं उनको क्लियर करना। दूसरा एडवांटेज डेफिनेटली ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। आपने जो दो सब्जेक्ट्स के ऊपर टाइम लगाना था, वो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आप टाइम लगा के दूसरे को भी कवर कर लेंगे। और बार बार आप फिर चीजें रिवाइज कर सकेंगे। ये सेकंड पॉइंट था ऑप्शनल की सिलेक्शन में। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपने ये देखना है कि इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कौन से ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में हेल्प आउट करे। जो आपको कंपलसरी में हेल्प आउट कर। चलेंगे, आई होप कि सबके सामने ऑप्शनल की लिस्ट आपको नजर आ रही होगी। ये ऑप्शनल की लिस्ट आप सबको नजर आ रही है। चलिए, जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि कौन से ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में हेल्प आउट करते हैं। इस लिस्ट में ये जो ऊपर सब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, और ये जो नीचे वाले ग्रुप्स हैं ये सारे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे का मटेरियल नहीं है, कि ऐसे हम कहां से प्रिपेयर करें। इसमें बहुत से ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कंपलसरी में हेल्प आउट करते हैं। इवन ऐसे के टॉपिक्स को अगर आप गौर से देखें तो आपको बहुत से टॉपिक्स ऐसे मिलते हैं हर साल जो ऑप्शनल में से निकले हुए होते हैं।
इसी तरह कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो आपको करंट अफेयर में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको पाकिस्तान अफेयर में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शनल्स हैं जो आपको इस्लामियात में हेल्प करते हैं। तो इसलिए वो ऑप्शनल सिलेक्ट करें जो आपको कंपलसरी का भी मटेरियल दें, जो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प आउट कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आपने जो माइंड में रखना है ऑप्शनल की सिलेक्शन में, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि क्रैमिंग और कंसेप्चुअल नेचर, सेकंड जो है ऑप्शनल की आपस में ओवरलैपिंग, थर्ड पॉइंट जो है जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ ऑप्शनल ओवरलैप करते हैं, और फोर्थ पॉइंट जो है वो है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो कि ज्यादा टाइम लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर हो जाते हैं। अब सपोज के दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के सेम मार्क्स हैं, दोनों 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, एक टाइम ले रहा है 10 to 15 डेज प्रिपरेशन के लिए, जबकि सेकंड ऑप्शनल उतने ही मार्क्स का जो है वो टाइम ले रहा है 40 to 50 डेज प्रिपरेशन के लिए। तो बेटर है कि शॉर्ट सब्जेक्ट्स को आप करें ताकि वह आप जल्दी उसको कवर कर सकें और बार बार चीजों को आप फिर रिवाइज कर सकें, क्योंकि टाइम आप दे, आप यूं समझें कि अब ये जुलाई तो एंड हो गया, अगस्त से आप काउंट करें फरवरी तक आपके पास टाइम है, ऑलमोस्ट पूरे 6 मंथ्स भी नहीं बनेंगे आप। तो इसलिए शॉर्ट ऑप्शनल्स की तरफ जाएं, छोटे ऑप्शनल्स उठाएं जो आप इजीली कवर कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन में यह है कि उन सब्जेक्ट्स का स्कोर क्या है, कि उन सब्जेक्ट्स में पिछले सालों में कैसा स्कोर आया। क्या स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब्जेक्ट लेने के काबिल है भी कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि सारी गेम जो आपकी एंड होगी वो स्कोर के ऊपर एंड होगी कि आपका टोटल एग्रीगेट कितना बना। और ये स्कोर चेक करने के लिए आपको डेफिनेटली फिर पुराने रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, उस ऑप्शनल के जो पुराने रिजल्ट्स हैं वो देखने पड़ेंगे। और ये जो पास रिजल्ट्स हैं ये आपको कहां से मिलेंगे? देखें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, एफपीएससी वाले हर साल एक एनुअल रिपोर्ट इशू करते हैं। उस एनुअल रिपोर्ट में वो पूरे साल में जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं उसकी कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स होती है, उसका सारा डाटा होता है। और वो एनुअल रिपोर्ट्स उनकी वेबसाइट से आपको मिल जाती है, ये कोई लाजमी नहीं है कि हमारे पास ही पड़ी हुई है, उनकी वेबसाइट के ऊपर वो एनुअल रिपोर्ट्स पड़ी हैं। उन एनुअल रिपोर्ट्स में ये सारी डिटेल दी होती है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने अपीयर हुए, उनमें से कितने ऐसे थे जिनका बैकग्राउंड था और कितने ऐसे थे जिन्होंने बगैर बैकग्राउंड के वो सब्जेक्ट ऑप्ट किया। अगर उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर आया तो उसके रीजंस क्या हैं, अगर उस सब्जेक्ट में बुरा स्कोर आया तो उसके रीजंस क्या हैं, ये सारी डिटेल उन एनुअल रिपोर्ट्स में दी हुई होती है। उनकी वेबसाइट के ऊपर 3 साल की एनुअल रिपोर्ट आपको मिलेगी, 3 इयर्स की। लेकिन मैं आज आपको जो इनके रिजल्ट्स दिखा दूंगा वो पिछले 15 से 16 साल के रिजल्ट्स जो है वो इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। एफपीएससी वाले क्या करते हैं कि वो क्योंकि 3 साल के एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनके पास, हम लोग क्योंकि 2006 से ऑनवर्ड इस चीज को डील कर रहे हैं, तो एफपीएससी वाले जब एक नई ऐड करते हैं तो एक पीछे से रिमूव कर देते हैं, तो वहां पर उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको 3 साल की मिलेंगी। तो हम लोगों के पास 2006 से ऑनवर्ड सारी 2021 तक की। अब ये जो ऑप्शनल्स हैं इनको उन्होंने 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। आपने सिर्फ 600 नंबर के ऑप्शनल सिलेक्ट करने हैं, उन्होंने ऑप्शनल को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है और ये टोटल 45 ऑप्शनल्स हैं। टोटल 45 ऑप्शनल्स हैं।
हर ग्रुप में से आप सिर्फ एक ऑप्शनल सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी ग्रुप को छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन किसी भी ग्रुप में से मैक्सिमम आप सिर्फ एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, सिवाय ग्रुप 2 के। ग्रुप 2 जो है वो बाकी सब ग्रुप से डिफरेंट ग्रुप है। कैसे डिफरेंट है? स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे डिफरेंट है। देखें, ग्रुप 1 में जो है वो सारे सेम मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, सारे 200 मार्क्स वाले। ग्रुप 3 टू ग्रुप 7 जो है उसमें भी सारे सेम मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं। सारे 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ग्रुप 2 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मिक्स है, कुछ 100 मार्क्स वाले हैं, कुछ 200 मार्क्स वाले। बाकी किसी भी ग्रुप में मिक्स सब्जेक्ट्स नहीं स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिहाजा अगर किसी भी स्टूडेंट ने ग्रुप 2 में से सिलेक्शन करनी है तो 200 की मस्ट है। 100 मार्क्स की सिलेक्शन ग्रुप 2 से अलाउ नहीं है। ग्रुप 2 में से सिलेक्शन अगर किसी भी स्टूडेंट ने करनी है तो 200 नंबरों की करनी है। ये आगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 200 वाला कोई एक ले ले या 100 वाले दो ले ले। लेकिन 100 मार्क्स की सिलेक्शन ग्रुप 2 से अलाउ नहीं है, तो वो ये नहीं कर सकता कि सिर्फ 100 नंबर का ग्रुप 2 से उठा ले। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का रूल है कि अगर किसी ने ग्रुप 2 में से सिलेक्शन करनी है तो 200 की करनी है। 100 की सिलेक्शन ग्रुप 2 से अलाउ नहीं। अगर कोई छोड़ना चाहता है ग्रुप 2 को तो छोड़ सकता है, छोड़ने का ऑप्शन उसके पास है। लेकिन अगर सिलेक्शन करनी है तो 200 की करनी। छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं ग्रुप 2। कोई से भी आप 2 ग्रुप्स छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले दोनों ग्रुप्स एक साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सपोज के पहले दोनों ग्रुप्स आपने छोड़ दिए, पीछे 5 ग्रुप्स बचेंगे, हर एक में से 100 नंबर का एक एक सिलेक्ट करेंगे तो आपके 500 नंबर बनेंगे। तो इट मीन कि आपको पहले दोनों ग्रुप्स में से किसी एक में लाजमी जाना पड़ेगा, तब जाके आपके 600 नंबर बनेंगे। और पीछे जो 5 ग्रुप्स बचेंगे उनमें से आप किसी एक को छोड़ सकेंगे। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम ग्रुप 1 को डिस्कस करेंगे, फिर ग्रुप 2 3, इसी तरह हम सारे ग्रुप्स को जो है वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो 200 मार्क्स वाले हैं उनके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, और उनमें जो पासिंग है वो 66 है, एग्रीगेट 66। 200 वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें पासिंग एग्रीगेट 66 है। मीन के एक पेपर में आपका 50 है, दूसरे में आपके 16 है, फिर भी आप पास होंगे। जो 100 मार्क्स वाले हैं उनमें पासिंग जो है वो 33%। और जो जर्नल पेपर पैटर्न है इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, हर ऑप्शनल में 20% एमसीक्यूज और 80% जो है वो सब्जेक्टिव है। जो एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन होगा वो कंपल्सरी होगा, होंगे उसमें से 4 अटेम्प्ट करने, 7 में से कोई से 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं।
इट मीन के एक क्वेश्चन जो आपने किसी भी ऑप्शनल में अटेम्प्ट करना है वो 20 मार्क्स का होता है नॉर्मली। टाइम ड्यूरेशन पेपर का वो 3 आवर्स का है इन ऑप्शनल्स का। टू 200 में शाहजेब 66 के ऊपर पास होगा। 200 में से अगर आपका 66 स्कोर है दोनों तो फिर आप पास हैं, और 100 में से 33 के ऊपर पास हो। दोनों में जो 100 दो पेपर है ना किसी भी सब्जेक्ट के, सपोज के IR है या पॉलिटिकल साइंस जो भी है, तो 20% हर पेपर में MCQs है और 80% सब्जेक्टिव है। अच्छा जी, अब 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। विदाउट बैकग्राउंड ये सब्जेक्ट टॉप नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपका बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है, और मिनिमम किस लेवल का बैकग्राउंड चाहिए? MCOM लेवल का बैकग्राउंड हो, मास्टर लेवल का। MCOM, ICMA, CA, ACCA लेवल का बैकग्राउंड है, या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में BS किया हुआ है, तो फिर आप अकाउंटिंग को ऑप्ट करें। BCOM की बेस के ऊपर इसको ऑप्ट करना रिस्की है, स्पेशली 2 साल वाला जो BCOM था उसकी बेस के ऊपर ऑप्ट करना रिस्की है। अगर आप BCOM की बेस के ऊपर ऑप्ट करते हैं तो फिर आपको एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी, टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा अकाउंटिंग की प्रिपरेशन में। MCOM, ICMA, ACCA लेवल की बेस के ऊपर अगर आप अकाउंटिंग को ऑप्ट करते हैं तो फिर आप कम टाइम में भी इसको प्रिपेयर कर सकेंगे। BBA, MBA वाले जो हैं उन्होंने अकाउंटिंग कुछ पढ़ी होती है, लेकिन डेफिनेटली इतने स्ट्रांग उनकी नहीं होती, तो इसलिए BBA, MBA वाले अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तो फिर उनको भी टाइम लगाना पड़ेगा मिनिमम भी। BBA, MBA वाले अगर अकाउंटिंग रखते हैं, जो उन्होंने थोड़ा बहुत अकाउंटिंग पढ़ी होती है वहां पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह इस तरह की चीजें उन्होंने पढ़ी होती है, तो उनको फिर भी आप यूं समझें कि 45 to 50 डेज अकाउंटिंग को प्रॉपर देने पड़ेंगे, तब जाके उनका ये सब्जेक्ट प्रिपेयर होगा। MCOM, ICMA, CA इस लेवल का बैकग्राउंड है तो फिर शायद आप 18 से 20 दिनों में इसको अच्छा प्रिपेयर कर लें, CSS लेवल का प्रिपेयर कर लें। ठीक है। स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। स्कोरिंग अकाउंटिंग की हमेशा अच्छी रही है। अगर हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं अकाउंटिंग की, अगर तो मैं जरा इसके पास रिजल्ट्स आपको दिखा देता हूँ अकाउंटिंग, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट में स्कोरिंग कैसी रही। आई होप कि ये स्क्रीन मेरी शेयर हो रही होगी आप सबके साथ। जो लोग अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड हैं, ये अकाउंटिंग के रिजल्ट्स हैं 2020 तक। 2021 का रिजल्ट मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि अकाउंटिंग के जरा रिजल्ट्स देखें पिछले 14-15 सालों के जो है। सब्जेक्ट एक साइड पे साल लिखा हुआ है, 2006 में कितने स्टूडेंट अकाउंटिंग में अपीयर हुए थे, 150, और कितने स्टूडेंट्स का 120 क्रॉस हुआ था 150 में से 69 स्टूडेंट्स, और हाईएस्ट स्कोर अकाउंटिंग में क्या था 177 आउट ऑफ 200। फिर 2007 का रिजल्ट आपके सामने, उसमें भी अच्छा स्कोर था अकाउंटिंग के। अगर देखें तो 2000 ये कोई इतना 10 का रिजल्ट अकाउंटिंग का देखें, 349 स्टूडेंट्स अपीयर हुए और उसमें से
सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे जिनका 120 क्रॉस हुआ, हाईएस्ट स्कोर 126 था। ठीक है, 2016 से ऑनवर्ड रिजल्ट्स देखें, वो भी अच्छे हैं इसके। इवन 2017 का जो टॉपर था, 2017 का जो टॉपर था, उसने भी अकाउंटिंग रखा हुआ था, 2017 का जो टॉपर था। ठीक, इसमें 2012 में देखें अकाउंटिंग में हाईएस्ट स्कोर कितना आया, 192, 192 तक इसमें स्कोर आया। ठीक, और 2020 में हाईएस्ट स्कोर 165 था, 2019 में हाईएस्ट स्कोर 168। लिहाजा जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड है अकाउंटिंग का और अच्छा बैकग्राउंड है, वो इस सब्जेक्ट को मिस ना करें, वो इसको जरूर ऑप्ट करें, क्योंकि स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। हो सकता है कि ये एक ही सब्जेक्ट उठा के आपको टॉप 10 में ले जाए। और मैं पास रिजल्ट्स में 2006 का जो टॉपर था ना, 2006 का टॉपर, वो भी अकाउंटिंग की वजह से टॉपर बना, उसका अकाउंटिंग में 177 स्कोर था। 2012 में थर्ड पोजीशन के ऊपर लड़का आया था। ये जो 192 स्कोर है 2012 में, ये थर्ड पोजीशन के ऊपर जो स्टूडेंट था उसका था। तो इट मीन के थर्ड पोजीशन जो है वो उस लड़के को बेसिकली अकाउंटिंग ने दिलवाई थी, जिसमें उसका 192 स्कोर आया। फिर 2017 का जो टॉपर है उसका भी अकाउंटिंग ही था। ठीक, तो ये अच्छा जी, नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो सेकंड सब्जेक्ट है, अच्छा सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है विदाउट बैकग्राउंड नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी इकोनॉमिक्स ऑप्ट करने के लिए भी आपका बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है। और किस लेवल का आपका बैकग्राउंड चाहिए इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में भी आपका एमएससी लेवल का बैकग्राउंड चाहिए। अगर आप एमएससी इकोनॉमिक्स हैं या बीएस 4 ईयर इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो फिर आप इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करें। अगर आप एमएससी इकोनॉमिक्स हैं या बीएस 4 ईयर है इकोनॉमिक्स में तो फिर ऑप्ट करें। अगर आपने किसी एक आधे सब्जेक्ट में एक आधा कोर्स इकोनॉमिक्स का पढ़ा है तो उसकी बेस के ऊपर ना ऑप्ट करें। या अगर आपने बीएससी 2 साल वाली की हुई है स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो फिर भी इकोनॉमिक्स को ऑप्ट ना करें। अगर बीएस 4 ईयर है या एमएससी इकोनॉमिक्स है तो फिर आप इकोनॉमिक्स को कंसिडर करें। ठीक, लिहाजा ये सब्जेक्ट भी बगैर बैकग्राउंड के ऑप्ट नहीं किया जा सकता, इकोनॉमिक्स भी। इसके जो रिजल्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, तो वो भी आप देख लें। पिछले 3-4 सालों में तो अच्छा है, इवन 2021 में भी इकोनॉमिक्स का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन इससे 2013 से पीछे वाले जो रिजल्ट्स हैं ना वो कोई इतने इसके अच्छे नहीं है। 2007 से लेकर देखें 2011 तक 60% अबाव में कितने जा रहे हैं? कोई एक 2007 में 10 स्टूडेंट गए, 2008 में एक स्टूडेंट का 120 क्रॉस हुआ, 2009 में 5 स्टूडेंट का क्रॉस हुआ। तो पहले इसकी स्कोरिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये 2016 से ऑनवर्ड जो है या 14 से ऑनवर्ड आप देखें तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। ठीक है ना, इवन 2021 का रिजल्ट भी इसका काफी बेहतर था। तो लिहाजा वो स्टूडेंट इसको ऑप्ट करे इकोनॉमिक्स को, जिसने बीएस किया हुआ या एमएससी इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो वो जरूर ऑप्ट करे, क्योंकि इसका स्कोर जो है वो आप कह लें कि 70% तक है इसका स्कोर। अगर अच्छी एफर्ट कर लें तो हो सकता है 75% तक भी ये स्कोर दे जाए। प्रेफरेंस वही दे जिसकी डिग्री है इकोनॉमिक्स की। बगैर डिग्री वाले जो है ना वो फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर टाइम कंज्यूम ज्यादा
करें। कंप्यूटर साइंस जो है जी स्टूडेंट्स विद इन 5 मिनट्स इंशाल्लाह आपको आवाज आ जाएगी, कोई मसला नहीं है शिजा एंड बाकी स्टूडेंट्स भी जस्ट वेट अ मिनट, इंशाल्लाह दोबारा सर आते हैं और ज्वाइन करते हैं। होपफुली आप लोगों को सही से समझ आ रही होगी कि आप लोगों ने कौन से ऑप्शनल रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। अकॉर्डिंग टू योर डोमिसाइल आप लोगों को किस तरह से जाना है और किस तरह से नहीं जाना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको सब्जेक्ट ट्रेंड पता हो तो आप ऑप्शनल्स रख सकते हो। अब कल जैसे आपका ऑप्शनल का सेशन होगा, आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो ये ट्रेंड बहुत जरूरी है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी सर, वालेकुम सलाम सर। अच्छा अभी ना यूं करें कि 10 मिनट की नमाज की ब्रेक दे दें, उसके बाद मैं जरा नेट का भी अपना इसको थोड़ा सीधा कर लूं, तो उसके बाद हम लोग 10 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं। नमाज एक दफा ब्रेक कर लें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप फिर इसको स्टूडेंट जब 10 मिनट नमाज की ब्रेक। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जब तक नमाज की ब्रेक के स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आप लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्यूरी है आप मुझसे मैम पलवशा से पूछ सकते हैं। मीनवाइल वैसे तो मैं चैट में भी रिप्लाई करती रही हूँ साथ साथ, बट स्टिल इफ किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।